जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था और आज ये हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है। तो इसको देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब इज़ द वर्ड विच लिंक्स टू अ सब्जेक्ट विथ इट्स मेन वर्ब और कंप्लीमेंट। यानी हेल्पिंग वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब या कंप्लीमेंट से जोड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा था तो जैसे आपका डू डज इज एम आर हैव हैज़ और डिड वाज वर हैड विल शैल कैन कुड मे माइट शुड मस्ट वुड आर टू, ये सब उसमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब झुंड में आ जाते हैं। जैसे आपका डू डज झुंड में आ गया, हैव हैज़ झुंड में आ गया और इज एम आर झुंड में आ गया, वाज वर और विल शैल आपका झुंड में आ गया। तो झुंड में आने से क्या है, हमको ये समझना होता कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आता है। जो हेल्पिंग वर्ब झुंड में आएगा वह सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि डू अगर झुंड में आया है, डू डस के साथ आया तो दो हेल्पिंग वर्ब का झुंड है, तो डू सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ना ही डस। ठीक वही इज एम आर हैव हैज वाज वर और विल शैल में भी बातें हैं। तो हमें ये तो जानना पड़ेगा कि अगर डू सबके साथ नहीं लगेगा तो भाई किस किस के साथ लगेगा, और उसके साथ आने वाला यानी डज हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ लगेगा। तो यहां देखें आई यू वी डी के साथ डू और ही शीट नेम के साथ डज, आई के साथ एम यू वी डी के साथ आर ही शीट नेम के साथ इज, आई यू वी डी के साथ हैव ही शीट नेम के साथ हैज, आई ही शीट नेम के साथ वाज बाकी यू वी डी के साथ वर, आई और वी के साथ शल बाकी सबके साथ विल। अब ये जानना बहुत जरूरी था। क्यों? जैसे मान लीजिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ आई एम स्पीकिंग, इसका मतलब होता है मैं बोल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग। अगर अब इसमें आपको एक चीज और जानना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, एम, तो एम झुंड में आता है। इसके साथ और दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, तो आर और इज है, तो उनका इस्तेमाल किसके साथ होता है ये तो जानना पड़ेगा। तो आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूं, कहना है कि आप बोल रहे हैं तो यू एम होगा, नहीं यू आर होगा। यू आर, देखिए आई के साथ एम तो आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूं, यू आर स्पीकिंग आप बोल रहे हैं। वी आर स्पीकिंग हम सब बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग वे सब बोल रहे हैं। ही इज स्पीकिंग वह बोल रहा है। शी इज स्पीकिंग वह बोल रही है। इट इज स्पीकिंग ये बोल रहा है। आर्या इज स्पीकिंग आर्या बोल रही है। अगर आर्या के साथ कोई और नाम आ जाए, जैसे आर्या एंड अंजलि, दो नाम हो गया, तो आर्या एंड अंजलि आर स्पीकिंग, यहां इज नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और जैसे आई हैव स्पोकन, तो मैं बोल चुका हूं। मैं बोल चुका हूं कहना है कि आप बोल चुके हैं तो यू हैव स्पोकन। हम सब बोल चुके हैं तो वी हैव स्पोकन। सिर्फ आपको मेन वर्ब लगाना है इसमें थर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म लगाना तो सबके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। आई हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, वी हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन, ही हैज स्पोकन, ही हैज स्पोकन, शी हैज स्पोकन, इट हैज स्पोकन, आर्या हैज स्पोकन। अगर आर्या के साथ किसी और का भी नाम जुड़ जाएगा जैसे आर्या एंड अंजलि तो हैव स्पोकन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि किसी भी एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो क्लियर है कि अगर मैंने लगा दिया है आई एम स्पीकिंग तो आपको याद रखना है कि शब्द कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आप 8 का इस्तेमाल करिए यहां पर। जैसे इसको आप ध्यान से देखें, देखें आई एम यहां है आपका, हमको एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस बनाना था। जैसे हमें मिल गया एक सेंटेंस आई एम स्पीकिंग। अब हमको ये दे दिया गया कि भाई इसको 8 सेंटेंस का बनाइए, तो हमने क्या किया आई एम स्पीकिंग लगा दिया। यू एम तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यू के साथ तो आर लगता है, तो यू आर स्पीकिंग हो गया। वी आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग, इट इज स्पीकिंग, आर्या इज स्पीकिंग। तो इस तरह से क्लियर है, एक सेंटेंस आप 8 सेंटेंस बना ले रहे हैं। ऐसे आपका जो वाज वर था, जैसे आई वाज स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग, वी वर स्पीकिंग, दे वर स्पीकिंग, ही वाज स्पीकिंग, शी वाज स्पीकिंग, इट वाज स्पीकिंग, आर्या वाज स्पीकिंग। तो इस तरह से आपका सेंटेंस यानी एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। जब आप इस चीज को जान जाते हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर हम आगे का पढ़ते हैं सेंटेंस को। थोड़ा सा सेंटेंस क्या होता है।
हाँ देखें, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ मतलब निकलता है, यानी कई शब्द मिलते जब हैं, यानी कई शब्दों का झुंड जो होता है और उस झुंड का मतलब हो जाए तो सेंटेंस बन जाएगा। यानी वैसे तो शब्द वाक्य जो है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, तो शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस कहलाता है, ऐसा लिखा मिल जाता है हमको। आप इसको आसान शब्दों में समझें कि अगर ढेर सारे शब्द हैं और उन शब्दों का झुंड है तो उन झुंड का कुछ मतलब निकल रहा तो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे देखें मेरा नहीं दिख रहा, नहीं देखें, मेरा नाम सुरजन कुमार है, मेरा नाम सुरजन कुमार है, ऐसा हमने लिख दिया है। हमको ये जानना कि इसमें कितने सेंटेंस हैं, सॉरी वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 शब्द यहाँ हैं। यहाँ पर 5 शब्दों का एक झुंड है, झुंड एक है लेकिन इस झुंड में 5 शब्द हैं। अब ये देखना है कि हमने बताया कि शब्दों के झुंड को सेंटेंस कहा जाता है, तो क्या इस झुंड का कुछ मतलब है? अगर इस झुंड का कोई मतलब होगा तो यह सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं। तो मेरा नाम सुरजन कुमार, इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई इस नाम का लड़का है, वो अपना नाम बता रहा है और आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब यह सेंटेंस है। ये शब्दों का एक झुंड है और इस झुंड का मतलब भी निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस कहलाएगा। अब एक चीज और देखें, जैसे कुमार नाम सुरजन है मेरा, यह भी एक सेंटेंस है, इसमें 5 शब्दों का झुंड है। कुमार नाम, ठीक है, तो यहां पर भी 5 शब्द हैं। ये वही शब्द जो ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन जब भी नाम मैं बताऊंगा तो ऊपर वाला इस्तेमाल करूंगा, नीचे वाला इस्तेमाल करूंगा नहीं। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहूंगा कुमार नाम है सुरजन मेरा, तो आदमी कहेगा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है इसको बोलना आता नहीं है, ठीक है। तो शब्दों का झुंड ये भले है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। तो अगर ये कह दिया जाए कि शब्दों के झुंड को सेंटेंस कहा जाता, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है जब तक उस झुंड का कोई मतलब ना निकले, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए एक, जैसे माई नेम इज सुरजन कुमार। 1 2 3 4 5 5 शब्द हैं। अब यही इसका मतलब हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब हो रहा है, इसलिए सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि नेम इज कुमार सुरजन माई, इसमें भी 5 शब्द हैं, वही शब्द जो ऊपर लगाए गए हैं, ऊपर वाले का मतलब हो रहा है तो शायद इसका भी मतलब होगा नहीं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं कहूंगा माई नेम इज सुरजन कुमार, ना कि नेम इज कुमार सुरजन माई। ये नहीं बोलूंगा ना, ये गलत है। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो कहेगा कि दिमाग ही नहीं है इसका, बोलना नहीं आता, इसको पढ़ना नहीं आता है, यू नो। तो ये शब्दों का वह समूह जिसका कुछ मतलब निकले उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हम जानते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब वैसे तो हमने पीछे पढ़ा दिया आपको, आपका जिसमें असर्टिव है तो आपका ऑप्टेटिव है, नेगेटिव है, जो भी है ढेर सारा, हमने 5 सेंटेंस आपको बताया है। आपको बताया गया है सिंपल, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आज हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे 2 सेंटेंस के बारे में। देखें, आज हम सिर्फ 2 सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा आपका सिंपल और एक होगा आपका इंट्रोगेटिव। सिंपल और इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके माध्यम से आप कुछ बताते या कहते हैं, यानी कि जब हम कुछ बोलेंगे तभी तो बात होगी। तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हमारे बोलने से ये पता चलता हो कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं या हम किसी से कुछ कह रहे हैं, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हमारे बोलने से ये पता चले कि हम कुछ पूछ रहे हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने अंग्रेजी सीखी है या मैंने अंग्रेजी सीखा है, तो बताइए क्या मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, कुछ आपसे पूछा? नहीं ना। तो मैंने तो आपको बताया है कि मैंने अंग्रेजी सीखा है, बताया है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस? मैंने एक बात बोली है, मैंने अंग्रेजी सीखा है, 4 शब्दों की मेरी बात है। अब इस बात में क्या मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं? नहीं, बता रहा हूं ना। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। जैसे आर्या इज माई डॉटर, आर्या इज माई डॉटर, आर्या मेरी बेटी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे मांग तो नहीं रहा हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि आपका नाम क्या है, पूछ रहा हूं ना, बता नहीं रहा हूं ना, पूछ रहा हूं। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव। जब आपसे कोई कुछ कहता है, बताता है, तो वो सिंपल है। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो वो इंट्रोगेटिव है। अब एक चीज हम और जानेंगे कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे देखें, आई कैन स्पीक, इसका मतलब होता है मैं बोल सकता हूं या मैं बोल लूंगा। मैं बोल लूंगा या फिर मैं बोल सकता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। या मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल लूंगा या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, पूछ नहीं रहा ना, बता रहा हूं। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। अगर मुझे इसी सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें का हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब कहां होगा? ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो शब्द है जो किसी सब्जेक्ट को और उसके मेन वर्ब से जोड़ता, तो जोड़ेगा तो बीच में ही रहेगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ये है, एक्शन ये है, बीच में ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सिंपल सेंटेंस है। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। जैसे इसको यहां लाइए, कैन। अब जब ये कैन यहां आ जाएगा तो कैन आई हो जाएगा। कैन आई स्पीक, तो कैन आई स्पीक इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि इस बात से कुछ पूछा जा रहा है। तो देखिए कि ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब या सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? तो देखिए इसको देखें, इसका मतलब होता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देते हैं। इसका देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तो फिर पहले का मैं लिखता हूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इसका भी वैसे ही लिखना है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मांगने लगेगा। क्या दोनों का मतलब सेम है? नहीं। इसका मतलब है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, और इसका मतलब होता है क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो दरअसल फर्क तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले आ गया है, तो इसका सब्जेक्ट पहले आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या शब्द को जोड़ देंगे। क्या, देखिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, सब सेम है, बस इसमें अलग से क्या आ गया, क्या। अब ये क्या आया कहां से, यहां पर आप देखिए
आई, कैन स्पीक, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। तो ये यहाँ पर मसला क्या आ गया है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आ गया है, बस इतना ही फर्क है कि इस सेंटेंस में देख रहे हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह कहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर पहले नंबर पे आ गई। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर आ गया है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब कुछ अपने से बनाकर देखते हैं, इसमें क्या शब्द जुड़ा है अलग से, सिर्फ क्या शब्द जुड़ा, ध्यान रहे। जैसे कोई भी सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, इसकी इंग्लिश हो जाती है आई शल स्पीक। ठीक, कहना है, ये देखिए बताया जा रहा है, मैं बोलूंगा, मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे, आपको बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं। अगर मुझे पूछना होगा तो मैं यहां पर लगा दूंगा क्या, और यहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या करना है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, बस ये जो शल है ना इसको पहले कर दीजिए, शल आई स्पीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, इसका मतलब होता है आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। यहां पर आपको बताया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको पढ़ना चाहिए। ये सिंपल सेंटेंस है। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस कुछ मत करिए, आप हेल्पिंग वर्ब है पहले कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका शुड यू स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगाइए। और इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें क्या शब्द जोड़ देना है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से, सॉरी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करने से कोई भी सेंटेंस आपका सिंपल से इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।